हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलिए, कल हम लोग ने पिछले लेक्चर में हम लोग ने एसपी के सेकेंड लेसन का फर्स्ट पार्ट किए थे, मतलब एक छोटा सा पार्ट किए थे जिसमें हम लोग ने देखे थे कि कॉरपोरेट फाइनेंस के सोर्सेस क्या है। मतलब कि हम लोग को पैसा किसी कंपनी को चाहिए होता है तो उसको कहाँ कहाँ से पैसा मिल सकता है। मेनली हम लोग ने देखे थे उसके दो पार्ट हैं। एक ओन फंड, मतलब खुद के ज़रिए से पैसा कंपनी जनरेट कर सकती है, ला सकती है, या तो बोरोड फंड के ज़रिए से। बोरोड फंड मतलब किसी और के, मतलब कंपनी के बाहर के लोगों से उधार लेके, ठीक है ना। तो बोरोड फंड की बात तो हम लोगों ने कल किए नहीं थे, सिर्फ हम लोगों ने थोड़ा बहुत मतलब फर्स्ट लेसन में किए थे, लेकिन ये लेसन में नहीं किए। इस लेसन में हम लोग आए थे ओन फंड में। ओन फंड में मेनली हम लोग को बताया था दो सोर्सेस है, बराबर है। एक तो इक्विटी बताया था, एक तो शेयर्स बताया था, और दूसरा बताया था रिटेन अर्निंग, बराबर ना। रिटेन अर्निंग के बारे में बताया था कि वो इनिशियल सोर्स नहीं होता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है। कंपनी जब प्रॉफिट कमाने लग जाती है तब रिटेन अर्निंग हम लोग के जरिए हम लोग पैसा कंपनी में ला सकते हैं, मतलब या उससे पैसा निकाल सकते हैं, बराबर ना। इनिशियल सोर्स क्या रहता है हमारा, शेयर्स। अब शेयर्स में भी क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो कल हमने शेयर्स पढ़े थे और शेयर्स के फीचर्स पढ़े थे, तो वो हम लोग का पहला आंसर था, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड आंसर, इक्विटी शेयर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इक्विटी शेयर्स। अब हम लोग को हेडिंग दिया हुआ है काइंड्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स के क्या क्या काइंड्स है, क्या क्या टाइप्स है। तो मेनली कितने टाइप्स है उसके, यहाँ पे देखो दिया हुआ है। अ कंपनी कैन इशू टू काइंड्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। या तो इक्विटी शेयर इशू कर सकती है कंपनी, या तो प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। As per the Company Act 2013 Section 43, company can issue different types of share depending upon the right to control income and risk। कंपनी अलग अलग टाइप के शेयर इशू कर सकती है, कंट्रोल के ऊपर, इनकम के ऊपर, रिस्क के ऊपर अलग अलग। फॉलोइंग इज द चार्ट ऑफ काइंड्स ऑफ शेयर्स। नीचे दिए हम लोग कुछ शेयर्स है। शेयर्स के मेनली क्या है, दो टाइप है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स का मतलब ऐसे, इक्विटी शेयर्स का मतलब जिनका राइट क्या रहता है कंपनी पे, मतलब उन लोग के कंपनी के एक्चुअल ओनर कौन होते हैं, इक्विटी शेयर्स होल्डर होते हैं। ठीक है, तो देखो इक्विटी शेयर्स में भी दो टाइप है, इक्विटी शेयर्स विथ वोटिंग राइट एंड इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ठीक है ना। इक्विटी शेयर के मेनली कितने टाइप है, दो ही है। शेयर्स के कितने टाइप है, दो, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी के भी कितने टाइप है, दो, इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स और इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। दोनों का लगभग सेम ही है, खाली एक वर्ड बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, डिफरेंशियल। क्लियर है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर टाइप। प्रेफरेंस शेयर के टोटल कितने टाइप है, 8 टाइप है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग पहले क्या करते हैं, इक्विटी शेयर पढ़ लेते हैं। चलो, तो अभी हम लोग का पहला आंसर पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या, इक्विटी शेयर्स। और उसके क्वेश्चन में क्या आएगा, इक्विटी शेयर्स एक्सप्लेन इक्विटी शेयर, या उसके फीचर्स। अगर समझो ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ शेयर्स, मतलब ये बड़ा क्वेश्चन, तो 10 मार्क्स का आएगा। लेकिन मोस्टली जल्दी ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। क्वेश्चन मोस्टली ये आता है, एक्सप्लेन इक्विटी शेयर्स एंड इट्स फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर के बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा। अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अभी आंसर यहाँ से शुरू होगा। इक्विटी शेयर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। याद रखना, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल, सादा शेयर्स भी बोलते हैं। कंपनी एक्ट डिफाइन इक्विटी शेयर एज दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। कंपनी अकाउंट एक्ट ने क्या बोला है, ऐसे शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विटी शेयर्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ऐसे कौन से शेयर प्रेफरेंस शेयर, सर प्रेफरेंस शेयर जो नहीं है वो इक्विटी शेयर है। तो अभी दोनों का मतलब जब समझ जाएगा तो हम लोग को लिखने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, द अबव डेफिनेशन रिवेल्स, ऊपर डेफिनेशन क्या बताती है, इक्विटी शेयर्स डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। तो क्या बोला उसने, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को डिविडेंड का प्रेफरेंस नहीं मिलता है। मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल, कंपनी साल भर चली, कंपनी में कुछ प्रॉफिट हुआ, बराबर है। तो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट पहले क्या करते हैं हम लोग, कुछ हिस्सा अगर बचा के रखेंगे तो रिटर्न अर्निंग में चले जाएगा। उसके बाद भी अगर हम लोग बांटना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, शेयर्स कंपनी लोग इन्वेस्ट कब करेंगे, जब कंपनी में क्या आएगा, लोगों को फायदा मिलेगा ना, कुछ डिविडेंड मिलता होगा तभी लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो कंपनी में इन्वेस्ट क्या वो करेंगे, तो क्या करते हैं, प्रॉफिट का हिस्सा क्या करते हैं हम लोग हमारे शेयर होल्डर्स को देते हैं। तो क्या बोल के देते हैं, डिविडेंड बोल के देते हैं। तो डिविडेंड देने के टाइम पे हम लोग को पहले प्रेफरेंस को देना, किसका देना पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस नहीं मिलता है। यहाँ पे लिखा है देखो, डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस, मतलब इन लोग को प्रेफरेंस नहीं मिलता है। पहले प्रेफरेंस इसको मिलता है, डिविडेंड देते टाइम पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है। उसके बाद किसको डिविडेंड मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को।
तो इक्विटी शेयर डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। और ये हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में भी कल भी पढ़े थे, मतलब पिछले लेक्चर में भी पढ़े थे कि जब कंपनी बंद होगी तो पहले किसका पैसा दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। बाद में कुछ पैसा बचेगा तो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। अगर नहीं बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कंपनी बंद करने के टाइम पे। जैसे एग्जाम्पल, हम लोग की कंपनी चल रही है, हम लोग कंपनी बंद करना है, बराबर है, तो कंपनी बंद करना सब में पहले किसको पैसा देंगे, जो कंपनी के बाहर के मतलब लोन वगैरह, कंपनी के क्रेडिटर्स, जो मतलब बाहर से पैसा लेते हैं उन लोग को। फिर कंपनी के अंदर किसको पैसा देंगे, कंपनी में पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस, मतलब अगर कुछ पैसा बच गया तो किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। फिर पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स आर फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटी। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, फंडामेंटल, मतलब सबसे मेन सोर्स क्या होता है, सबसे बेसिक सोर्स क्या होता है हम लोग का, फाइनेंस का, मतलब पैसे का सबसे फाइनेंसिंग करने के लिए, मतलब बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए, पैसा लगाने के लिए सब में मेन कहाँ से मिलता है हम लोग को, इक्विटी शेयर से ही मिलता है। इक्विटी शेयर्स होल्डर्स ओन द कंपनी, और ये पॉइंट याद रखना, एंड बियर द अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विद द ओनरशिप। इक्विटी शेयर होल्डर्स एक्चुअल ओनर होते हैं, होल्ड लिखा ना, इक्विटी शेयर होल्डर, होल्डर ऑफ द होल्डर्स ओन द कंपनी। इन लोग ही कंपनी को क्या करते हैं, ओनरशिप इन लोग की ही रहती है, किसकी, इक्विटी शेयर होल्डर्स की। और सिंपल सी बात है, जब इन लोग ओनर है तो सारा रिस्क किसको लेना पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आफ्टर पेइंग क्लेम ऑफ ऑल द अदर इन्वेस्टर द रिमेनिंग फंड्स बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर। मैंने आप लोग को अभी बताया ना आप लोग को कि जितने भी क्लेम्स मतलब जिन लोग को भी पैसा देना बाकी है, सबका पैसा देने के बाद कुछ बचेगा, रिमेनिंग फंड बचेगा, तो हम लोग किसको देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे, या इक्विटी शेयर होल्डर आपस में लेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रेसिडुअल क्लेमेंट ऑफ द इनकम एंड असेट्स। अगर इनकम और असेट्स में कुछ बचा कुचा खुरचन बची है तो किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। लेकिन बड़ी कंपनियों में मिलता है, तभी बड़ी कंपनियां ग्रो करती है, ठीक है ना। लेकिन मतलब बताया उसने कि रेसिडुअल क्लेमेंट रहते हैं। रेसिडुअल की मतलब सबको देने के बाद अगर पैसा बचेगा इनकम में, चाहे कंपनी बंद हो रही तो असेट में, क्योंकि कंपनी बंद होने के टाइम पे क्या करते हैं, असेट बेचते और सब पैसा आपस में, मतलब जो सबको बाकी सबको देते और फिर शेयर होल्डर्स आपस में लेते। लेकिन अगर कंपनी चल रही है, नॉर्मल चल रही है, तो इनकम जो मिलेगी तो इनकम क्या करेंगे, सब बांटेंगे। पहले किसको बांट देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसके बाद किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो रेसिडुअल क्लेमेंट मतलब बचे हुए चीज़ें, मतलब बची हुई चीज़ों को इन लोग को बेनिफिट मिलता है, मतलब सबको देने के बाद जो बचता है उसमें इन लोग को हिस्सा मिलता है, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है देखो, इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट कैरी एनी फिक्स कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड। इन लोग को कोई फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है, बहुत कम भी मिल सकता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या फिक्स है, 5%, 10%, 6%, 8%, इतना ही उन लोग को डिविडेंड मिलेगा उन लोग के अमाउंट पे। समझो 1 लाख इन्वेस्ट करा तो 5% अगर मिलने वाला तो कितना मिलेगा, साल का 5,000 रुपये मिलेगा, जैसा जैसा इन्वेस्टमेंट रहेगा। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को 5,000 भी मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है। दे आर पेड डिविडेंड एट द रेट ऑफ रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं वो लोग जो डिक्लेयर करेंगे उसके हिसाब से क्या मिलता है, कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में हमने 11th में पढ़े थे। इफ़ देर इज नो प्रॉफिट नो डिविडेंड विल बी पेबल। अगर प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो कोई डिविडेंड मिलेगा नहीं। ये सब डिस्टिंग्विश में लिख सकते हैं हम लोग। किसका डिस्टिंग्विश आ सकता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का। अभी इक्विटी शेयर का पढ़ रहे, प्रेफरेंस शेयर पढ़ेंगे तो लगभग तुम लोग को कुछ चीज़ें सेम दिखेगी, इसका अपोजिट ही होगा मोस्टली। सिमिलरली इफ देर इज लेस प्रॉफिट लेसर डिविडेंड विल बी पेड। अगर प्रॉफिट कम हो जाए तो डिविडेंड क्या मिलेगा, कम मिलेगा। दस द फॉर्च्यून ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज टाइड विद द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द कंपनी। इसलिए फॉर्च्यून मतलब जो इन लोग की किस्मत रहती है वो किस पर डिपेंड करती है, कंपनी के अप्स एंड डाउन्स पर डिपेंड करती है। कंपनी ऊपर जाएगी तो इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ भी, पैसा भी उन लोग का क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, उन लोग की कमाई ऊपर जाएगी। और इक्विटी शेयर मतलब कंपनी की शेयर्स की वैल्यू कम होगी तो उन लोग की क्या बोलते हैं, कंपनी का प्रॉफिट कम होगा तो कंपनी की वैल्यू कम होगी, तो इक्विटी शेयर होल्डर की क्या बोलते हैं, वेल्थ भी क्या होती है, कम होती है। जैसे देखो कभी कभार सुनने में आता है मुकेश अंबानी टॉप 10 में आ गया अमीरों में दुनिया में, फिर क्या होगा, चलेगा बाहर निकल गया, क्यों क्या होता है, उसके शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो उसकी भी वेल्थ बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक कंपनी का क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर है, अकेला ओनर नहीं है, बहुत सारे ओनर है, उसमें बहुत लोग ने पैसा इन्वेस्ट करे, तो वैसा ही होता है। लेकिन उसके शेयर्स क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये हम लोग देख सकते हैं। इफ द कंपनी इज सक्सेसफुल दे इंजॉय ग्रेट फाइनेंशियल रिवॉर्ड, इफ द कंपनी फेल्स, यहाँ तक ही लिखो, एक काम करो बस, ये अपना आपका इक्विटी शेयर जो मैंने मार्किंग दिया है समझ लो, यही आप लोग को लिखना है, ये जो मैंने मार्किंग किया है, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब समझ लो ये पूरा लिखना है हम लोग को, यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना बस है। डायरेक्टली हम लोग आएंगे हाई फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, ये हम लोग का सेकेंड आंसर हो रहा है।
वैसे हम लोग उसी को बोल सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है और कभी कभी ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा पूछता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यही हम लोग को लिखना है। खाली इक्विटी शेयर पूछ लिया तो इक्विटी शेयर के बारे में थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा और फिर क्या लिखना पड़ेगा, फीचर्स लिखना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ फीचर्स पूछा तो फिर फीचर्स ज़्यादा लिखना पड़ेगा। इक्विटी शेयर के बारे में थोड़ा सा खाली लिख दो, मतलब क्या है ये, थोड़ा सा ये लिख दो और थोड़ी सी एक दो डेफिनेशन लिख दो बस। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा एक्सप्लेन इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा और फीचर्स 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर लिखो, तो फिर क्या करना, इक्विटी शेयर के बारे में थोड़ा छोटा सा लिखो, फीचर्स 6-7 लिख दो, ठीक है ना। तो आप लोग को इसको कितना याद करने का है, 7 याद करना है फीचर्स को, ठीक है ना। अभी देखते हैं इसमें कितने हैं टोटल, तुम लोग को 12, 13 बहुत फीचर्स दिया है, 13 फीचर्स दिया है। तो इसको आप एक काम करो 10 याद करो, 7 मत याद करो, क्योंकि कभी कभार ऐसा हुआ है कि इक्विटी शेयर होल्डर के फीचर्स 10 मार्क्स के लिए भी आए हैं, ठीक है ना। 10 पॉइंट याद करना, हाँ याद रखो। पहला क्या लिखा हुआ है, परमानेंट कैपिटल। ये हमने स्टार्टिंग कल के लेक्चर में ही पढ़े थे कि इक्विटी शेयर जो होते हैं कंपनी के क्या होते हैं, परमानेंट कैपिटल। परमानेंट कैपिटल मतलब ये शेयर्स, इक्विटी शेयर्स कभी कम होते नहीं है। ये कम कब खत्म कब होंगे, जब कंपनी क्या हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी। वाइंड अप मतलब कंपनी क्या होगी, बंद होगी, तब ये खत्म होंगे। तो इक्विटी शेयर्स आर इरिडीमेबल शेयर्स, इसको हम लोग रिडीम नहीं कर सकते, मतलब रिटर्न दे के पैसा नहीं देती ये कंपनी इसको, ठीक है ना। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इक्विटी शेयर इज नॉट ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। जो इक्विटी शेयर अमाउंट रिसीव करती है कंपनी इक्विटी शेयर्स में, उसको रिफंड, सॉरी ट्रांसफरेबल लिखा मैंने पढ़ा, रिफंडेबल, उसको रिफंड नहीं करती है। हाँ तुम्हारे को चाहिए तो तुम किसी और को बेच दो, तुमको अगर इक्विटी शेयर बेचना है तो अपना किसी और को बेच दो, लेकिन उसका पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा, मतलब कंपनी रिटर्न पैसा नहीं देगी। समझो एग्जाम्पल, तुमने समझो स्कॉलर्स अकेडमी 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करे, बराबर है। तो तुम लोग इक्विटी शेयर दिया मैंने आप लोग को 1 लाख के बदले, बराबर ना। तो मैं 1 लाख रुपये तुमको रिटर्न नहीं दूंगा, तुमको चाहिए तो तुम्हारा शेयर 1 लाख रुपये तुम्हारा सर्टिफिकेट है वो किसी और को बेच सकते हो, किसी और को बेचो, वो फिर किसी और को बेचे, वो इसी चलते रहेगा मार्केट में, लेकिन मैं रिटर्न नहीं लूँगा उसको, मैं पैसा रिटर्न नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं हम लोग इक्विटी शेयर्स, इसलिए उसको परमानेंट कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि कंपनी के पास तो उतना पैसा, फेस वैल्यू का पैसा रहेगा ही। इक्विटी शेयर्स बिकम रिफंडेबल ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी और कंपनी डिसाइड टू बाय बैक शेयर्स। हाँ एक और कंडीशन है, इक्विटी शेयर्स कब रिफंडेबल होता है, कब रिफंड होता है, सिर्फ जब कंपनी क्या होगी, बंद होने लग जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी। और एक और केस है जब क्या होगा, बायबैक होगा। क्या होगा, बायबैक। बायबैक मतलब क्या होता है, जब कंपनी डिसाइड करती है कि अपने शेयर्स, इक्विटी शेयर्स क्या करेगी, कंपनी खरीदती है अपने, मतलब जो शेयर होल्डर ना लोग से बोलेगी मेरे को खरीदने का तो खरीद लेगी, ऐसा भी कभी कभार होता है, ठीक है ना। तो बायबैक ऑफ शेयर्स के ऊपर भी चैप्टर्स हैं, मतलब अकाउंट्स में चैप्टर रहते हैं, वो आगे चल के आप लोग को 13, 14, 15 में मिलेगा, ठीक है ना। चलो मोस्टली 15 में है, लेकिन मतलब बता रहा हूँ मैं आप लोग आगे। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, उसके डेफिनेशन में पढ़े थे कि इसका डिविडेंड क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, मतलब फ्लक्चुएट होता है, मतलब कम ज़्यादा होते रहेगा। तो इक्विटी शेयर डू नॉट हैव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, इस पर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है। द रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। रेट ऑफ डिविडेंड किस पर डिपेंड करता है, कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है। इफ कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट डिविडेंड इज पेड एट हायर रेट, कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो डिविडेंड भी क्या देगी, ज़्यादा देगी। ऑन द अदर हैंड इफ देयर इज एन इनसफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पोस्टपोन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और अगर कंपनी को प्रॉफिट कम हो गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, पोस्टपोन कर देंगे, पेमेंट ऑफ डिविडेंड नहीं देंगे, आगे अगले साल देंगे, ऐसा बोलेंगे, ठीक है ना। आगे राइट्स, क्या क्या इक्विटी शेयर होल्डर के राइट्स होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय सर्टेन राइट्स, क्या क्या है, पहला राइट टू वोट, इट इज द बेसिक राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर थ्रू विच दे इलेक्ट डायरेक्टर, ऑल्टर MOA एंड MOA और AOA, बराबर ना। राइट टू वोट मतलब ये शेयर इक्विटी, हर एक इक्विटी शेयर होल्डर का बेसिक राइट है, इसी के ज़रिए वो डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स, चेयरमैन वगैरह सिलेक्ट करते हैं, और कंपनी का जो MOA है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें चेंजेस करना है तो वो इस वोट के ज़रिए ही करते हैं। जैसे एग्जाम्पल कुछ चेंजेस करना है MOA में, तो क्या करेंगे, सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स उसमें वोट करेंगे। तो अगर 50% से ज़्यादा लोग ने हाँ बोले तभी वो चेंजेस होगा MOA में, अदरवाइज चेंजेस होगा नहीं। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, उन लोग का हक है कि उन लोग क्या करें, प्रॉफिट में क्या मिले, उन लोग को हिस्सा मिले। इट इज इंपॉर्टेंट राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, दे हैव राइट टू शेयर इन प्रॉफिट व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, बराबर ना। यहाँ तक ही लिखना है इसको। उन लोगों को क्या रहता है, राइट रहता है कि उन लोग को क्या मिले, प्रॉफिट जो भी मिलेगा कंपनी का प्रॉफिट जो होगा उसमें क्या मिले, उन लोग को हिस्सा मिले। राइट टू इंस्पेक्ट बुक, एवरी शेयर होल्डर हैव राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक ऑफ द देयर कंपनी, जो भी कंपनी की बुक्स है
प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसको इंस्पेक्ट करने का, स्टैट्यूटरी बुक्स मतलब जिसमें गवर्नमेंट, जिससे मतलब रिलेशन रहता है कि गवर्नमेंट से रिलेशन रहता है, मतलब उसमें टैक्स भरते हैं हम लोग, इनकम टैक्स की फाइल वगैरह जो भी जितनी भी चीज़ें हैं इनकम टैक्स रिलेटेड, वो सब चीज़ें वो क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। राइट टू ट्रांसफ़र शेयर्स, उसको राइट है कि अपना शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है, रिटर्न नहीं कर सकते कंपनी को, लेकिन किसी और को ट्रांसफ़र करना है वो कर सकता है। द इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय द राइट टू ट्रांसफर शेयर एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जैसा प्रोसीजर लिखा है उसके हिसाब से इक्विटी शेयर होल्डर अपना शेयर क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। सिंपल। तो ये हो गया हमारे 3 पॉइंट। नेक्स्ट है नो प्रेफरेंशियल राइट्स। नो प्रेफरेंशियल राइट मतलब इसको प्रेफरेंस नहीं मिलता है। किस में प्रेफरेंस नहीं मिलता है, देखो जरा, वो हम लोगों ने पढ़े थे, ऊपर ही था, डिविडेंड में नहीं मिलेगा और कंपनी बंद होगी तो पैसा पेमेंट में नहीं मिलेगा, वही इधर लिखना है। तो ज़्यादा मतलब रट्टा मारने की जरूरत नहीं रहेगी, दिमाग में बैठ जाएगा तो आप लोग को समझ जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड पे करने टाइम पे उन लोग को प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता, पहले प्रेफरेंस को मिलता है, प्रेफरेंशियल होल्डर को मिलता है, सेकंड प्रेफरेंस फिर मतलब पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। दे आर पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैज़ बीन पेड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड देने के बाद कुछ बचेगा तो मिलता है। सिमिलरली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी द इक्विटी शेयर होल्डर आर पेड लास्ट। फर्दर नो सरप्लस अमाउंट इज अवेलेबल, इक्विटी शेयर होल्डर विल नॉट गेट एनीथिंग। जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया कि जब कंपनी बंद होगी तो पहले क्या होगा, सबको पैसा दे देंगे, अगर कुछ बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, नहीं बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग पावर। ये पॉइंट पूरा लिखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही सिंपल है। इसको अपने वर्ड्स, हर एक इसमें जितने भी पॉइंट पढ़े हमने सबको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। अगर दिमाग में हेडिंग याद रहेगी, लेक्चर सुने रहेंगे बार बार तो एकदम ईजी पड़ेगा। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग पावर। द कंट्रोल ऑफ कंपनी इज वेस्टेड विद द इक्विटी शेयर होल्डर। जो कंट्रोल का पावर है वो किसके पास रहता है, कंपनी का कंट्रोल किसके पास रहता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। दे आर ऑफन डिस्क्राइब एज रियल मास्टर ऑफ द कंपनी। बहुत लोग उसको क्या बोलते हैं, कंपनी के रियल मास्टर, मतलब एक्चुअल ओनर, बराबर ना। इट इज़ बिकॉज दे इंजॉय एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके पास ही क्या होता है, सिर्फ वोटिंग राइट होता है, बाकी शेयर होल्डर मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। द एक्ट प्रोवाइड द राइट टू कास्ट वोट इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग। और इसमें क्या होता है, एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट का मतलब क्या है कि उनके पास जितने शेयर्स रहेंगी उतने वो लोग वोट डाल सकते हैं। दे कैन एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट्स बाय प्रॉक्सीज विदाउट इवन अटेंडिंग द मीटिंग इन पर्सन। और इन लोग को इतना बेनिफिट मिलता है कि वो लोग मीटिंग अटेंड किए बगैर भी अपना वोट डाल सकते हैं। किसके जरिए, प्रॉक्सी के जरिए। प्रॉक्सीज मतलब अपने बदले किसी और को मीटिंग में भेजेंगे, उसके मतलब उसके लिए कोई प्रोसीजर है जो हमने 11 में पढ़े थे, बराबर ना। वो सब अभी मैं डिस्कस नहीं करते बैठूँगा 11 में, अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े तो फिर जाएँ तो पढ़ लो बुक खोल के। तो अपने बदले किसी और को लोग अपॉइंट करेंगे कि वो मीटिंग अटेंड करेगा और वो डाल सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट रिस्क। इक्विटी शेयर होल्डर बियर द रिस्क ऑफ द इन द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे सारा रिस्क किसको मतलब सबसे सारा रिस्क किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को। सारा रिस्क कौन उठाता है, इक्विटी शेयर होल्डर उठाता है। दे आर डिस्क्राइब एज शॉक एब्जॉर्बर व्हेन कंपनी हैज़ फाइनेंशियल क्राइसिस। जब कंपनी को पैसे का बहुत प्रॉब्लम होता है तो जो शॉक आता है कंपनी को, जो लॉस आता है, जो टेंशन आता है, जो प्रेशर आता है, वो कौन झेलता है, इक्विटी शेयर होल्डर झेलते हैं। बाकी कोई जल्दी झेलता आता है लेकिन सबके ऊपर, लेकिन मेन शॉक जो झेलता है वो कौन झेलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है ना। इफ़ द इनकम ऑफ कंपनी फॉल्स द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो कम डाउन। अगर कंपनी की इनकम कम हो गई तो हमारा डिविडेंड का रेट क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड क्या मिलेगा, लोग को कम मिलेगा। ड्यू टू दिस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स कम डाउन रिजल्टिंग इनटू कैपिटल लॉस। और उससे नुकसान क्या होगा, वो लोग के डिविडेंड कम मिला तो कंपनी की मार्केट वैल्यू शेयर की मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, शेयर मार्केट में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिसके पास भी शेयर्स रहेगा, समझो उसके पास 1 लाख का, अभी फिलहाल 1 लाख का वैल्यू दिखा रहा था, उसको मार्केट वैल्यू कम हो गई तो 70,000, 80,000, 50,000, 40,000 भी हो सकता है। अब कितना कम होता है उस पर डिपेंड करता है, बोलते ना शेयर मार्केट में लॉस हो गया, तो इसी तरह से होता है। 10 इक्विटी शेयर होल्डर आर मेन रिस्क टेकर। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर करते हैं हमारे मेन रिस्क टेकर। नेक्स्ट है रेसिडुअल क्लेमेंट। ये हम लोगों ने ऊपर भी पढ़े थे, बराबर ना। जो ऊपर पढ़े वही सब चीज़ें इसमें डिस्कस किया गया है। मतलब जो ऊपर हमने सब पैराग्राफ में पढ़े ना, ये पैराग्राफ में कहाँ सॉरी ये पैराग्राफ में वही यहाँ पे चीज़ें, मतलब वो हेडिंग के समझ लो, एक एक पॉइंट था, यहाँ पे डिटेल में है थोड़ा। रेसिडुअल क्लेमेंट। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ओनर्स आर रेसिडुअल क्लेमेंट टू ऑल अर्निंग आफ्टर एक्सपेंसेस। इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, रेसिडुअल क्लेमेंट होते हैं। रेसिडुअल क्लेमेंट मतलब जब भी कोई
इनकम होगी, जब भी कोई कंपनी बंद होगी या कंपनी बंद होगी, एसेट बेचते हैं हम लोग, तो उन लोग को बचा कुचा मिलता है, एंड में मिलता है। तो वही इधर लिखा देखो, अर्निंग आफ्टर एक्सपेंस टैक्स एक्सेट्रा सब पे करने के बाद, इंटरेस्ट पे करने में उन लोग को पैसा मिलता है। रेसिडेबल क्लेम मीन्स द लास्ट क्लेम ऑन द अर्निंग ऑफ द कंपनी। रेसिडेबल क्लेम मतलब एकदम आखिरी में उन लोग को मिलता है, मतलब सबका पेमेंट देने के बाद जो पैसा बचेगा वो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। ऑल्दो इक्विटी शेयर होल्डर कम लास्ट, दे हैव एडवांटेज ऑफ रिसीविंग एंटायर अर्निंग दैट इज लेफ्ट ओवर। लेकिन वो तो बात ठीक है कि लास्ट में मिलता है, लेकिन लास्ट में मिलता है कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट में मिलने पे उन लोग को सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कंपनी लॉस में फ़ायदे में अगर होगी और कुछ एक्सेस रहेगा तो सबका तो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह जो भी मतलब उन लोग को डिविडेंड वगैरह मिलना है, सबका क्या है, फिक्स है। बैंक को फिक्स रेट से देने का है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से देने का है, बॉन्ड वाले को फिक्स देने का है, डिबेंचर वाले को फिक्स रेट से देने का है। तो सबका फिक्स रेट देने के बाद बहुत ज़्यादा पैसा बच गया तो इक्विटी शेयर होल्डर को कभी कभार डिविडेंड बहुत ज़्यादा मिल सकता है। नो चार्ज ऑन असेट्स, द इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ओवर असेट ऑफ द कंपनी। कंपनी के ऊपर कोई चार्ज क्रिएट नहीं करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर्स। क्या लिखा देखो, मीन्स एन इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन असेट ऑफ द कंपनी इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स। इन केस ऑफ कंपनी फेल टू पे द डेब्ट, क्रेडिटर कैन क्लेम इट फ्रॉम द कंपनीज असेट्स। मतलब क्या है कि ये लोग की कोई असेट के ऊपर कोई क्या बोलते हैं, होल्डिंग नहीं रहती है। मतलब ये बोलते हैं ना कि असेट मेरा है, इसको बेच के तुम लोग पैसा नहीं ले सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर ऐसा बोलेंगे, तो ऐसा नहीं है। कोई भी असेट पे तुम्हारा चार्ज नहीं होता है, वो पहले बेचा जाएगा, सबका पैसा दिया जाएगा, फिर तुम्हारे को बचेगा तो तुम्हारे को मतलब कंपनी जब बंद होगी तो सारे असेट बेचे जाएंगे, सबको पैसे देने के बाद तुम बचेगा तो तुमको मिलेगा। ठीक है ना, कोई असेट तुम अपने हिसाब से उसको नहीं रख सकते हो कि ये मेरा था, मेरे इसमें क्या बोलते हैं, इसको बेच के पैसे मैं लूँगा, कोई भी इक्विटी शेयर ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो बोनस इशू का मतलब होता है कि जब कंपनी बहुत ज़्यादा कमाने लग जाती है, कंपनी बहुत ज़्यादा कमाती है तो अपने शेयर होल्डर को क्या देती है, बोनस शेयर देती है, मतलब फ्री में शेयर देती है। हर एक समझो एग्जांपल एक हर शेयर होल्डर के पोर्शन में कैसे देती है, समझो जिसके पास 10 शेयर है उसको 1 शेयर फ्री मिलेगा या 5 मिलेगा, 2 मिलेगा, जैसा भी बोलती है, तो वो फ्री में मिलता है, मतलब उसका कोई पैसा भी देना पड़ता है। तो बोनस शेयर आर इशूड एज ए गिफ्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर। वो कैसे मिलते हैं, एज ए गिफ्ट मिलते हैं। दिस शेयर आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। ये शेयर कैसे इशू होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। दीज आर इशूड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये कैसे दिया जाता है, जो प्रॉफिट मतलब जो हम लोगों ने बोला ना रिटेन अर्निंग, जो पैसा हम लोगों ने जमा करके रखे थे इतने साल से, उसके ज़रिए ही बोनस मतलब पैसा निकल आता है और इक्विटी शेयर अपने शेयर होल्डर को क्या देते हैं, मतलब कंपनी क्या देती है अपने शेयर होल्डर्स को, बोनस शेयर देती है। और बोनस शेयर भी क्या रहते हैं, इक्विटी शेयर्स ही होते हैं। समझो एग्जाम्पल, मेरे को बोले कि 10 में 1 शेयर मिलेगा और मेरे पास 1000 शेयर है, तो मुझे क्या मिल जाएंगे, 100 शेयर बोनस मिल जाएंगे। मतलब अब मेरे पास कितने शेयर हो जाएंगे, 1000 प्लस 100 कितने हो जाएंगे, 1100। तो ऐसा होता है, तो डिपेंड करता है किसके पास कितना है, उसके हिसाब से उसको मिलेगा। बोनस शेयर आर इशूड इन प्रोपोर्शन टू द शेयर हेल्ड। जो मैंने आपको बताया कि जितने शेयर मेरे पास हेल्ड है, मेरे पास है, उसके प्रोपोर्शन में ही, उसके हिस्से में ही, उसके क्या बोलते हैं क्वांटिटी में, उसके कंपैरिजन में ही मिलता है। ठीक है ना। आगे राइट इशू मतलब क्या होता है, ये थोड़ा अलग है। राइट इशू का मतलब ये होता है कि जब इक्विटी शेयर होल्डर के पास शेयर्स होते हैं, तो समझो एग्जांपल कंपनी को, और ठीक है ऑलरेडी शेयर्स उसके मार्केट में है, लेकिन कंपनी सोची कि और हम लोग को शेयर इशू करना है मार्केट में, तो क्या करेगी, पहले अपने इक्विटी शेयर होल्डर जो ऑलरेडी है, जिनके पास शेयर्स है, उनको पूछेगी कि तुमको शेयर चाहिए क्या। मतलब बाहर किसी को नहीं देगी मार्केट में, पहले किसको पूछेगी, अपने शेयर होल्डर्स को पूछेगी कि तुमको शेयर चाहिए क्या। वो ले लेंगे तो बचेगा तो दूसरे लोग को देगी बाहर, नहीं अगर पूरा ख़त्म हो गया तो बाहर देगी ही नहीं। तो उसी को बोलते हैं राइट इशू। व्हेन कंपनी नीड्स मोर फंड फॉर एक्सपांशन पर्पस एंड रेज फर्दर कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर्स, द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर मे बी गिवन प्रायोरिटी टू गेट न्यूली ऑफर्ड शेयर्स। जब कंपनी को एक्सपांड करना है, कुछ बड़ा चीज़ें करना है, एक्सपांशन करना है या अपने को कैपिटल को बढ़ाना है, तो कंपनी क्या करती है, पहले किसको प्रेफरेंस देती है, अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, जो पहले से इक्विटी शेयर होल्डर है, उन लोग को पूछेगी आपको चाहिए क्या। वो लोग मांगेंगे, नहीं मांगेंगे तो ठीक है, बचेगा तो फिर दूसरे को देंगे, लेकिन अगर मांग लिया और खत्म होगा शेयर्स तो फिर वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड राइट इशू। इसी को क्या बोलते हैं, राइट इशू। मतलब इन लोग को जो नया शेयर इशू हो रहा है, पहले हक किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर का एग्जिस्टिंग, फिर बाद में। द शेयर्स आर ऑफर्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर फर्स्ट इन प्रोपोर्शन देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। मतलब उन लोग को पहले फर्स्ट ऑफर किया जाता है उनके प्रोपोर्शन में, मतलब वैसी जैसे मैंने बताया ना बोनस शेयर 10 पे 1, तो वैसे ये भी दे भी हो सकता है, 10 पे 2 मिलेंगे ऐसा। फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज लो, इट कैन बी जनरली 10 पर शेयर और इवन 1 पर शेयर। मोस्टली क्या होता है, फेस वैल्यू इक्विटी शेयर्स की क्या होती है, बहुत कम होती है, 10 होती है या 1 होती है। ठीक है ना, मोस्टली 10 ही रहती है ज़्यादा।
मार्केट वैल्यू मतलब क्या होता है, वो तो डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे। जितनी डिमांड बढ़ जाएगी तो मार्केट की शेयर की मार्केट वैल्यू क्या होती है, बढ़ती आती है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दीज शेयर्स। डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। डिमांड एंड सप्लाई फोर्स ऑफ इक्विटी शेयर डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट अर्न एंड डिविडेंड डिक्लेयर। सिंपल सी बात है, कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है और कंपनी कितना प्रॉफिट दे रही है। ज़्यादा प्रॉफिट देती होगी तो लोग क्या करेंगे, बहुत लोग उसमें क्या करने जाएंगे, इन्वेस्ट करने जाएंगे, बोलेंगे हमारे फायदा है यहाँ पे, इन्वेस्ट करो। तो मार्केट शेयर की वैल्यू डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। व्हेन कंपनी अर्न्स ह्यूज प्रॉफिट मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स इंक्रीजेस। जब कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है तो उसकी शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। ऑन द अदर हैंड मतलब उल्टा बोलेगा अभी यहाँ पे, इनकर लॉस द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इट डिक्रीजेस। मतलब इसमें तो अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, देयर आर फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन कंपेरिजन टू सिक्योरिटीज। तो यहाँ तक ही लिखो, ठीक है ना। आगे देयरफॉर इक्विटी शेयर्स आर मोर अपीलिंग टू द स्पेक्यूलेटर। ठीक है, स्पेक्यूलेटर मतलब ट्राइज टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम सिक्योरिटी प्राइसेस चेंज। लास्ट पॉइंट, कैपिटल एप्रिसिएशन। शेयर कैपिटल एप्रिसिएशन टेक प्लेस व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इंक्रीजेस इन द शेयर मार्केट। Profitability and prosperity of the company enhance reputation of company in the share market and it facilitated appreciation of the market value of the equity shares। तो कंपनी के जो शेयर्स हैं वो अगर मार्केट में इंक्रीज होंगे, उनकी वैल्यू बढ़ेगी, तो सिंपल सी बात है जो शेयर होल्डर है उन लोग की वैल्यू, मार्केट वैल्यू, शेयर की मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उन लोग की प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहीं पे लिखा है। नेक्स्ट है हम लोग का टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये आता नहीं है, खाली मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ सकता है। विथ वोटिंग राइट्स, विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट, हम लोगों ने ऊपर ही देखे थे। इक्विटी शेयर विथ नॉर्मल वोटिंग राइट का मतलब क्या होता है, इक्विटी वोटिंग राइट्स ऑफ सच इक्विटी शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन टू हिज शेयर होल्डिंग। मतलब जितने शेयर्स रहेंगे 10 शेयर पे एक वोट मिलेगा या 100 शेयर पे एक वोट मिलेगा, ऐसा रहता है, उसको प्रोपोर्शन में दिया जाता है। मतलब और यहाँ पे क्या लिखा, डिफरेंशियल वोटिंग राइट का मतलब क्या है, सच इक्विटी शेयर होल्डर शैल हैव अ वेरिंग राइट्स रिगार्डिंग द डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद द रूल 4 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल और डिवेंचर रूल 2014। तो इन लोगों का क्या रहता है, इन लोग के राइट्स क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। मतलब एक शेयर होल्डर का अलग राइट, दूसरे शेयर होल्डर का अलग राइट, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल वोटिंग राइट का मतलब क्या रहेगा, सबके शेयर होल्डर के राइट्स क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। उन लोगों को सबको एक ही तरह से ट्रीट किया जाएगा। मतलब एक तरह से ट्रीट करेगा, मतलब जितने शेयर्स रहेंगे, जितने ज़्यादा शेयर्स रहेंगे उतना ज़्यादा उसको वोटिंग राइट मिलेगा, मतलब उतना ज़्यादा वोट कर सकता है वो। ठीक है ना। तो ये हम लोग को इक्विटी शेयर्स के दो टाइप दिया हुआ है। द कंपनी कैन इशू शेयर्स विद लिमिटेड वोटिंग राइट्स और नो वोटिंग राइट्स, दे मे बी एंटाइटल्ड फॉर एक्स्ट्रा रेट ऑफ डिविडेंड। मतलब कभी कभी कंपनी शेयर इशू करती, क्या तुम्हारे वोटिंग राइट्स क्या रहेंगे, लिमिटेड रहेंगे, या तुम्हारे को वोटिंग नहीं देने का है। इक्विटी शेयर दे रहे लेकिन तुमको वोटिंग देने नहीं मिलेगा, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, वैसे शेयर होल्डर को क्या कंपनी देती है, ज़्यादा डिविडेंड देती है। ठीक है ना, ऐसे भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इक्विटी शेयर्स। अभी हम लोग को आप लोग को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी हम लोग के लेक्चर हो चुके हैं, OC, SP, इको, अकाउंट्स, सब आप लोग क्या करते रहे, रिवाइज करते रहे। समझ लो आप लोग का 1 अगस्त से पेपर है, 3 चैप्टर का सबका। तो आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग क्या करें, उसको रिवाइज़ कर ले। रिवाइज़ कर लेंगे तो जिस दिन मैं वीडियो नहीं डालता हूँ या कुछ नहीं करता हूँ, पोस्ट नहीं करता हूँ, तो आप लोग की जिम्मेदारी कि जो आप लोग का हो गया उसको रिवाइज़ करें। कुछ दिमाग में एक्स्ट्रा लाने की कोशिश नहीं करें कि मतलब कुछ और पढ़ लेता हूँ या कहीं और कुछ देख लेता हूँ, कुछ नहीं। जितना मैं बता रहा हूँ उतना करो एकदम क्लियरली। अगर आपने उतना फॉलो करा तो मुझे पता है कि 80 तो मिनिमम आता है, 75 तो मिनिमम आता है। लेकिन आप लोग अगर फॉलो नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी मर्जी है वो। ठीक है ना। तो जितना हो गया, जितनी स्पीड से मैं चल रहा हूँ उतनी स्पीड से चलते रहो। अगर मैंने समझो कोई लेक्चर नहीं डाला तो उसके बदले आप लोग की जिम्मेदारी कि जो आपका पुराना हो चुका है उसको रिवाइज़ करें, टेस्ट दें, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और उसका वापस से उसको लिखें। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।